पॉइजन क्या है, असाइनमेंट अभी कल क्लास नहीं लगी बेटा, टॉपिक रह गया होगा इसमें, कुछ क्वेश्चन कल करेंगे डिस्कस, आज पहले टॉपिक कंप्लीट कर लें। कैटालिसिस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई ऑटो कैटालिसिस का एग्जांपल दो, ऑटो कैटालिसिस का एग्जांपल। तो इनमें से कौन, Mn2 पॉजिटिव एक्ट एज ऑटो कैटालिस्ट है ना, MnO4 नेगेटिव प्लस ऑक्सलेट ये बनाता है Mn2 पॉजिटिव एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Mn2 पॉजिटिव खुद कैटलिस्ट का काम करता है, इसे कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, इंड्यूस कैटलिसिस का कोई एग्जांपल दो। ऑक्सीडाइज होके आर्सेनेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ, दो रिएक्शनें कौन कौन सी हैं, सल्फाइड से क्या बनता है, सल्फेट बनता है। एक रिएक्शन दूसरे को कैटलाइज कर देती है, इसे कहते हैं इंड्यूस कैटलिसिस। ठीक है, पॉइजन का कोई एग्जांपल दो। प्लेडियम में बेरियम सल्फेट सल्फर पॉइजन है। H2O2 में ग्लिसरॉल्डिहाइड रिएक्शन स्लो कर देता है, ये कौन सी एग्जांपल है, नेगेटिव कैटलिसिस का एग्जांपल। ठीक है, नेगेटिव कैटलिसिस को हम इनहिबिटर भी कहते हैं। हेबर प्रोसेस में कैटलिस्ट, प्रमोटर और पॉइजन तीनों होते हैं, कुछ आप बताओ। प्रमोटर मोलिब्डेनम होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या अकेला प्रमोटर रिएक्शन को फास्ट बना सकता है, सिर्फ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्या कैटलिस्ट का वेट कंज्यूम होता है रिएक्शन में, नहीं होता। कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, नहीं होता। कैटलिस्ट जैसा डालते हैं वैसा ही रहता है, सिर्फ रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है ना। आगे बढ़ रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट और थ्योरी इसकी क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ कैटलिसिस। होता कैसे है कैटलिसिस, कैटलिस्ट मैकेनिज्म के बेस पे दो तरह के डिवाइड किए गए हैं। नेम से आपको समझ आ जाएगा, एक कहा जा रहा है होमोजीनस और एक है हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है अगर रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट सेम फेज में है, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, मतलब या तो दोनों सॉलिड या दोनों लिक्विड या दोनों गैस, प्रोडक्ट जैसा भी हो, चलो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज क्या होना चाहिए, सेम, उसे कहते हैं होमोजीनस। यहां हम ज्यादातर डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनस। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज, अगर अलग अलग फेजेस में है तो क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनस। ठीक है, होमोजीनस का एग्जांपल बताओ। हम रिएक्शन पढ़ के हैं, फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन, किसे याद है ये ऑर्गेनिक में, स्टेरिफिकेशन कुशल बता रहा है। हाँ, एसिड डालते हैं तो क्या अल्कोहल और एसिड मिलाते हैं, एक्वस होते हैं। एसिड डालते हैं वो भी क्या है, एक्वस। तो अगर आपको पहचानना हो चार ऑप्शन देके तो क्या ये होमोजीनस बनेगा, तो हम कहेंगे ये होमोजीनस का एग्जांपल है, क्योंकि एसिड, मान लो एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल O18 लगा हुआ है, इसमें HCl डाला। पहले तो प्रोडक्ट बताओ, ऑर्गेनिक करो, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा। O18
एस्टर में आएगा या वाटर में आएगा? एस्टर में, क्योंकि OH निकलता है, एसिड का उल्टा होता है, इसका निकल जाता है H। तो वाटर में तो गया नहीं O18, क्योंकि वाटर में O ये वाला आया है, तो फिर O18 कहाँ चला गया? एस्टर में ना। क्लीवेज का क्वेश्चन रहता था ऑर्गेनिक में। क्योंकि HCl एक्वस है और ये भी एक्वस है, तो सभी सेम फेज में हैं। ऐसी कैटालिसिस जो हो रही है सेम फेज वाली, इसे तो कहते हैं हम होमोजेनस। लेकिन जनरली रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अगर अलग अलग हों, ज्यादातर ये होगा कि कैटलिस्ट सॉलिड होगा। जैसे जितने भी कल प्रोसेसेस पढ़े, हेबर प्रोसेस, बताना कैटलिस्ट कौन सा था? आयरन। तो बताना क्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आयरन सेम फेज में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। ये तो है गैसेस, ये क्या है? सॉलिड। तो हम कहेंगे ये हेटेरोजेनस। तो मल्टीपल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको 4 रिएक्शनें देके ढूंढना होगा कि कौन सा होमो है, कौन सा हेटेरो। ठीक है, हेबर प्रोसेस है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस पे लिखा रहता है वनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये भी सॉलिड होता है वनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये भी क्या है? हेबर कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। आगे यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी हेटेरोजेनस है, ये सॉलिड होता है। निकल हाइड्रोजन वाला, क्या निकल हाइड्रोजन वाला हेटेरोजेनस होगा? निकल सॉलिड है, लेकिन एल्कीन प्लस हाइड्रोजन क्या है? गैसेस। तो वो भी क्या होगा? हेटेरोजेनस होगा। एक ओस्टवाल लिखवाया था ना आपको, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। वैसे तो पहले ये बनता है NO एंड वाटर, इसमें कैटलिस्ट रहता है प्लाटिनम। आगे NO HNO3 बनाने में काम आता है। हमें सिर्फ ये देख के बताना है भी अमोनिया, ऑक्सीजन और प्लाटिनम क्या तीनों की फेज सेम है? ये तो है गैसेस, लेकिन प्लाटिनम क्या है? सॉलिड। तो तीनों का फेज डिफरेंट है। डिफरेंट तो क्या होगा? हेटेरोजेनस। एक नाम याद रखना है, कौन सा था? ओस्टवाल्ड। ऐसे एक डीकन भी लिखवा दिया था, कॉपर क्लोराइड, क्लोरीन का प्रेपरेशन है। HCl प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्लोरीन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड। ये भी गैसियस लेंगे, HCl गैस और ये गैस, लेकिन कॉपर क्लोराइड सॉलिड होगा, जिसकी वजह से ये भी कौन सा प्रोसेस है? हेटेरोजेनस। इसे हम डीकन्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो नेम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अभी रिएक्शन हमने पढ़ नहीं रखी, लेकिन आपको क्वेश्चन मल्टीपल में पूछे जाएंगे। ओस्टवाल्ड में कौन सा कैटलिस्ट था, कॉन्टैक्ट में कौन सा था, हेबर में कौन सा था, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब इनमें से हमने आज इसका हेटेरोजेनस कैटलिसिस का थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि ये एड्जॉर्प्शन के बेस पे है। तो हमारा जो टॉपिक है उसने सारा इतना हमें इसलिए दिया क्योंकि हमें एड्जॉर्प्शन का रोल समझना है इसमें, कैटलिसिस में। तो हमारा जो मैकेनिज्म है हेटेरोजेनस का, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन थ्योरी। और एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या है? बहुत ही सिंपल वे में समझना है, स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप है, ये कोई कैटलिस्ट सॉलिड है, जिसके सरफेस पे क्या है? अनबैलेंस्ड वैलेंसीज है ना। यहाँ पे क्या है? अनबैलेंस्ड वैलेंसीज है, ऐसे अनबैलेंस्ड वैलेंसीज। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपके जो भी रिएक्टेंट्स है, मान लो A है और B है, मान लो अल्कीन है, इथीन और हाइड्रोजन है, किसकी तरफ भागेंगे? निकल की तरफ। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि ये दोनों रिएक्टेंट्स, इसे अज्यूम करो बेटा इथीन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या है? निकल। निकल की तरफ भाग रहे हैं, इथीन है और हाइड्रोजन, निकल की तरफ भागेंगे। और निकल की तरफ भागेंगे तो हम इसे पहला स्टेप कहते हैं भी डिफ्यूजन होता है
डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स किस साइड, टुवर्ड्स कैटलिस्ट सरफेस, सरफेस की तरफ भागते हैं। ठीक है। सेकंड, सरफेस से क्यों भागते हैं, क्योंकि सरफेस पे अनबैलेंस वैलेंसीज हैं, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन होने वाला है। तो स्टेप 2 हो जाएगा एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन सरफेस। स्टेप 2 हो जाएगा एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन सरफेस। एड्सॉर्प्शन हो जाएगा क्योंकि जो अनबैलेंस वैलेंसीज हैं उनके साथ बॉन्ड बनने लग जाएंगे। मान लो एक ए लग गया, एक बी लग गया, है ना, कुछ ऐसे ए और बी एड्सॉर्ब हो जाएंगे। तो सेकंड स्टेप है ए और बी यहाँ आए, एड्सॉर्ब हो गए। मैंने एड्सॉर्ब ए और बी समझा दिया आपको, इथीन और हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो गए। जैसे ही एड्सॉर्ब होता है स्टेप थर्ड स्टेप हो जाएगा रिएक्टेंट्स कम क्लोजर एंड फॉर्म इंटरमीडिएट। इससे क्या होगा, रिएक्टेंट क्लोज आ जाएंगे तो इंटरमीडिएट बनने लग जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन ये इसके ऊपर वनरेबल फोर्स बना के लग गए, साथ साथ क्या लग गए थे, H। लेकिन क्योंकि निकल का H के साथ बॉन्ड बनने से खुद का बॉन्ड वीक हो जाएगा, तो ये वाला H फिर किसके साथ बॉन्ड बनाने लग जाएगा, कार्बन के साथ, इंटरमीडिएट बनने लग जाएगा। ऐसे इधर निकल है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, H, इसके ऊपर H के साथ जैसे ही कार्बन आ गया तो कोलिजन थ्योरी, आपस में कोलाइड होने के चांसेस बढ़ गए क्योंकि क्लोज आ गए, जिससे आपस में कौन सा इंटरमीडिएट बनने लग जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होने लग जाएगी। ठीक है। और दोनों से ही हमें फायदा हो रहा है, एक तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एक इफेक्टिव कोलिजन क्या हो गई, ज्यादा, क्योंकि H का बॉन्ड टूट गया। H का बॉन्ड टूट गया तो तोड़ने के लिए जो एक्टिवेशन थी वो निकलने दे दी। H का बॉन्ड टूट गया, H एटम बन गए, तो H कार्बन के ऊपर जल्दी शिफ्ट होने लग जाएगा, मींस इंटरमीडिएट जल्दी बन जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। यही मेन रोल रहता है, एक्टिवेशन कम हो गई तो कैटलिस्ट ने अपना काम कर दिया। रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू डिक्रीज एक्टिवेशन, इंटरमीडिएट बन गया। फाइनली स्टेप फोर्थ होगा रिएक्टेंट्स intermediate is converted to products। इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। ये आपस में ऐसे ए और बी में लाइन खींच दो, क्या बनने लग गया, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट धीरे धीरे ए बी का आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे ही और बी का बॉन्ड बनेगा तो बी इसके साथ नहीं बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन या तो निकल के साथ लगेगा, या किसके साथ लगेगा, कार्बन के साथ। कार्बन के साथ H का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बन के साथ जैसे ही बॉन्ड बनेगा इधर मजबूत होता जाएगा, इधर क्या होता जाएगा, वीक। फाइनली इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। स्टेप 5 प्रोडक्ट जो है, ये कंडीशन भी है इसकी एड्सॉर्प्शन थ्योरी की, प्रोडक्ट जो है वो एड्सॉर्ब नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट एड्सॉर्ब नहीं होने चाहिए सरफेस पे, क्योंकि अगर प्रोडक्ट एड्सॉर्ब होके रह गए वहीं पे, फिर तो आगे प्रोडक्ट बनेगा नहीं, फिर कैटलिस्ट का काम नहीं होगा। प्रोडक्ट एड्सॉर्ब नहीं होने चाहिए मींस अल्केन नहीं एड्सॉर्ब होना चाहिए जो इथेन बनेगा। इथेन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लेकिन इथेन नहीं होता। इथेन नहीं होता तो इथेन धीरे धीरे निकलने लग जाएगा। तो स्टेप 5 में प्रोडक्ट विल नॉट एड्सॉर्ब on surface, so diffuse out of surface, बाहर निकल जाएगा। इससे हमारा कैटलिस्ट दोबारा रेडी है, सरफेस दोबारा से क्लियर हो गया। दोबारा से क्लियर हो गया, कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में फिर से सेम हो जाएगा। तो ऐसे एनसीईआरटी में 5 लाइनें लिखी हुई हैं, मींस अगर आपको बोर्ड लेवल का क्वेश्चन आता है, या फिर इसी को एक एग्जाम्पलर में, जो मैंने डायग्राम दिए आपको एग्जाम्पलर में क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी का, वो डायग्राम बना के दिखाए हुए हैं भी, स्टेप वाइज अरेंज करो, इनमें से कौन सा पहला स्टेप है, कौन सा दूसरा। तो आपको ऐसे सीक्वेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद करना है। पहला स्टेप, सरफेस की तरफ अट्रैक्शन होनी है,
डिफ्यूज होना, दूसरा स्टेप सरफेस पे एडजॉर्ब होना, तीसरा उनमें आपस में इंटरमीडिएट बनना, चौथा प्रोडक्ट बनना, पांचवा फिर से लीव कर जाना। कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कौन सा है, कंडीशन क्या है कि सरफेस पे एडजॉर्ब ना हो, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। रिएक्टेंट की प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होनी चाहिए, प्रोडक्ट निकल के बाहर जाता जाएगा, तभी आपका जो कैटलिस्ट है दोबारा से रीजनरेट हो पाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन लिखी है कैटलिस्ट की कि इट इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जितना है उतना ही रहता है, दोबारा सरफेस आ गया, खाली हो गया, फिर से नया आ गया, फिर से वो प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट बनते ही निकल गए, फिर आपका सरफेस खाली हो गया। तो कैटलिस्ट जैसा आपने डाला था वैसे का वैसा मिलना चाहिए फाइनली, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। बेटा कर लोगे स्टेप। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कहीं ना कहीं जो इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन निकलती है एक्सोथर्मिक है ना, वो भी एक्टिवेशन एनर्जी हम कह सकते हैं प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो लास्ट पे लिख लो इंपॉर्टेंट इज ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन some energy is released, ब्रैकेट में लिख लो कौन सा कहते हैं इसे, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन सम एनर्जी इज रिलीज्ड, ब्रैकेट में लिखो सिर्फ इतना, डेल्टा एच एडजॉर्प्शन जिसे हम एक्सोथर्मिक कह के आए हैं। सम एनर्जी इज रिलीज्ड, इट may provide activation energy, and makes the reaction faster। ये एक्टिवेशन एनर्जी दे सकता है और इससे रिएक्शन क्या हो जाता है आपका, फास्ट। हो जाएगा बेटा। तो इसकी थ्योरी है एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो इसमें हमने ये सारा टॉपिक इस वजह से पढ़ा है कि जितने भी कैटलिस्ट हैं सॉलिड वाले, वो ज्यादातर एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख लो एडजॉर्प्शन कैटलिसिस के। एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल है जनरली ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल मैक्सिमम मिलेंगे आपको एक्ट एज एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट। एग्जांपल ट्रांजिशन मेटल का एग्जांपल देख लो, निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम कहाँ यूज होते हैं, हाइड्रोजनेशन में। आयरन कहाँ यूज होता है, हेबर में। प्लाटिनम कहाँ यूज होता है, कॉन्टैक्ट ओस्टवाल्ड में, ओस्टवाल्ड में भी, कॉन्टैक्ट में भी। इवन तुम ऑक्सो प्रोसेस पढ़ के आए ऑर्गेनिक में, ऑक्सो प्रोसेस में भी कैटलिस्ट कोबाल्ट का रहता था, याद है, डाई कोबाल्ट एक्टा कार्बन। इट मींस मैक्सिमम जो एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट यूज होते हैं वो कौन से हैं, निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, ये वाले हैं, क्योंकि इनके सरफेस पे अनवैलेंस वैलेंसीज हैं ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। इनमें अनपेयर्ड डी काफी ज्यादा होते हैं ना, खासकर अगर क्रोमियम से स्टार्ट हो जाए, ग्रुप नंबर कौन सा आएगा क्रोमियम का, 7th आ जाएगा ना ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल में, 6। इसके बाद अगर मैग्नीज लें, आयरन लें, चलो ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आगे डी ऑर्बिटल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, अनपेयर्ड डी काफी ज्यादा होते हैं। अनपेयर्ड डी ज्यादा होने की वजह से, मैक्सिमम मैग्नीज में है, अनपेयर्ड डी ज्यादा होने की वजह से सरफेस पे ये डी जो है फ्री पड़े हैं। एक एलिमेंट के डी 5 तक भी फ्री हैं, 4 भी फ्री हैं, 3 भी फ्री हैं। तो जिसके 4 बॉन्ड फ्री हैं, 4 डी पड़े हैं फ्री, अंदर वाले तो बॉन्ड बना लिए, सरफेस वाले 4 डी फ्री पड़े हैं। वो 4 डी फ्री होने की वजह से वो क्या बना सकते हैं, मैक्सिमम एडजॉर्प्शन कर सकते हैं, केमिजॉर्प्शन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इसलिए क्योंकि 4 बॉन्ड भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। अल्कली अल्कलाइन नहीं बनाते क्योंकि उनके एक ही तो वैलेंसी होती है। सरफेस वालों का भी कहीं ना कहीं इधर उधर से बॉन्ड बन ही गया, एक तो बन ही जाता है। अल्कलाइन में 2 ही बॉन्ड बनाने तो 2 तो बन ही जाते हैं। तो जिसके 4-5 बॉन्ड हैं, 2-3 तो फ्री रहेंगे, जिसकी वजह से मैक्सिमम चांसेस हैं। सरफेस एरिया लिखा होता है कहीं तो ज्यादा है, कहीं ज्यादातर लिखा होता है कि इनमें अनवैलेंस वैलेंसी ज्यादा है ड्यू टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन।
इस वजह से ट्रांजिशन मेटल मैक्सिमम एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट का काम करे। ठीक है, पहला ये एग्जांपल है इसका। सेकंड एग्जांपल, एक हम टॉपिक पढ़ेंगे जियोलाइट्स हैं, और थर्ड एग्जांपल एक टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम्स। ये एडजॉर्प्शन थ्योरी के बेस पे उसने एक्सप्लेन किए हैं। ये तो अलग अलग जगह हमने पढ़ी ली रिएक्शनें, जैसे इवन डीकन प्रोसेस में चेक करो, कोई ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट है डीकन प्रोसेस में, कॉपर का, कोई भी सोचो तुम्हें ज्यादातर जो मिलेंगे कैटलिस्ट वो ट्रांजिशन मेटल के मिलेंगे। वेकर प्रोसेस सोच लो, प्लेडियम था, है ना, कहीं मरकरी होता है, तो ज्यादातर क्या है ट्रांजिशन मेटल। इसे हम और डिटेल पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक में, वहां उनका एक खास कैरेक्टरिस्टिक आएगा भी डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ट कैटलिस्ट क्यों है, तो वहां भी यही लिखेंगे क्योंकि ये एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट है, इनका सरफेस एरिया ज्यादा है और इनमें अनपेयर डी ज्यादा होने की वजह से अनबैलेंस वैलेंसी ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं तो तुम्हें पहले बता दिया कि एमसीक्यू में ये आपको प्रीवियस ईयर में लिखा मिल जाएगा यहाँ पे कि ट्रांजिशन मेटल्स आर बेस्ट कैटलिस्ट। ठीक है, जियोलाइट और एंजाइम के बारे में ब्रीफ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले पढ़ रहे हैं जियोलाइट्स। जियोलाइट्स बेटा आपको याद हो तो हमने हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए पढ़े थे, है ना, सोडियम जियोलाइट। तो जियोलाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं, जितने के एनसीईआरटी में पॉइंट लिखे हैं वो हमने लिखने हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट लिख लो, जियोलाइट है क्या। जियोलाइट्स आर अल्यूमिनोसिलिकेट्स ऐसे कि वैसे तो सिलिका का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, SiO जाइंट मॉलिक्यूल कहते थे इसे, है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बन जाता है लेकिन सिलिका गैस नहीं बन सकता था। बताओ क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता, ड्यू टू साइज बड़ा है, तो पी पाई बॉन्ड इफेक्टिव नहीं होता था। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता था भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जबकि बाकी सारे फैमिली के मेंबर जॉइंट मॉलिक्यूल हैं। रीजन रहता था इसमें पी पाई इफेक्टिव है लेकिन इसमें पी पाई इफेक्टिव नहीं है, तो फिर चार चार बॉन्ड बना के अपनी कोवलेंसी पूरी करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे SiO2 का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, क्या किया इसमें, कहीं मिक्सिंग कर दी, सिलिकॉन की जगह कहीं पे एल्यूमिनियम रख दिया। अगर सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम रख दिया तो बताओ एल्यूमिनियम के अगर चार बॉन्ड बनेंगे तो एक नेगेटिव आ जाएगा एल्यूमिनियम पे, क्योंकि एल्यूमिनियम की तो 3 वैलेंसी है। इट मीन यहाँ पे एक नेगेटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव ज्यादा हो गया तो फिर बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं सोडियम पॉजिटिव रखे जाते हैं जो वॉइड में पड़े होते हैं, जिसकी वजह से एल्यूमिनोसिलिकेट में आगे सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर सोडियम की जगह पोटाशियम आ जाए या फिर मैग्नीशियम आ जाए, वो वैलेंस के हिसाब से आएगा। भी यहाँ 2 सोडियम रखने थे मैंने, 2 सोडियम की जगह मैग्नीशियम अगर रखने होंगे तो 1 रख दूंगा, कैल्शियम अगर रखने होंगे तो 1 रख दूंगा, तो अलग अलग अल्कली या अल्कलाइन मेटल आ सकते हैं। इसलिए वैसे तो इसने तो लिखा है सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट, मैंने सोडियम वर्ड इसलिए काट दिया बेटा कि सोडियम होना जरूरी नहीं है, पोटाशियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कुछ भी हो, वो तो सिर्फ चार्ज बैलेंस करने के लिए आयन आएंगे। ठीक है, तो ये वॉइड्स में प्रेजेंट है सोडियम वाले, हो जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, मेन लेके चलेंगे एल्यूमिनोसिलिकेट्स। हाँ, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट इसका एक एग्जांपल है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो NaAl SiO2। चेक करना क्या SiO2 में अगर Al डाल दिया तो साथ में क्या डालना पड़ेगा, SiO4। चार्ज बैलेंस करके देखो, 4 O पे 8 नेगेटिव है, क्या 8 पॉजिटिव हो रहा है, चेक करो। सोडियम पे 1, एल्यूमिनियम पे 3, सिलिकॉन पे तो 8 हो गया। तो इसका मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिया, हो जाएगा। तो इसे सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को हमने यूज किया था, कहाँ यूज किया था, ये हमने यूज किया है हार्डनेस ऑफ वाटर में, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए किया था। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन यहां हम इन्हें एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट का काम ले रहे हैं। एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट क्यों कह रहे हैं, कुछ एक जियोलाइट्स के बारे में और चीजें हमने लिखनी है। सेकंड पॉइंट लिखना है, इतना तो हमने पढ़ रखा है +1 में। यहां कह रहा है दे आर नोन एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट।
एक नाम दिया इन्हें शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सिलेक्टिव इसलिए क्योंकि एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट का काम करते हैं और इनकी जो कैविटी का साइज बनेगा ना, ये वाला जो वॉइड बनेगा, ये वॉइड बन गया, कोई ना कोई टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल किसी तरह का वॉइड बन गया। ये जो कैविटी का साइज है, ये कैविटी का साइज कितना है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है जो इसके वॉइड में यहाँ फंस जाएंगे, यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। अगर ये पोर में वो साइज फिट हो गया फिर तो इसमें एडजॉर्प्शन हो गई, आगे सारी थ्योरी लग गई, इंटरमीडिएट बन गया, इंथैल्पी निकल गई, एक्टिवेशन मिल गई, प्रोडक्ट बन गया, निकल गया। लेकिन अगर इसका साइज छोटा हुआ या बड़ा हुआ, यहाँ पे फिट ना हुआ, तो फिर नहीं होगा, जिसकी वजह से मेन कैरेक्टरिस्टिक है इसका शेप सिलेक्टिव। शेप का मतलब साइज, इसकी पोर का साइज और पोर का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा कि किन रिएक्टेंट को ये कैटलाइज करेगा, किन को ये कैटलाइज नहीं करेगा। इसका खास स्ट्रक्चर है, खास कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इन्हें एक अलग नाम दिया, क्या है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो व्हाई दे आर नोन एज शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट? रीजन बिकॉज स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ पोर will decide which reactant can be catalyzed। कौन सा रिएक्टेंट कैटलाइज कर सकता है, ये वो कौन डिसाइड करेगा? इसका स्ट्रक्चर एंड साइज, जो पोर का साइज है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है, शेप सिलेक्टिव। इनको हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। हनीकॉम्ब इनका नेम है, जैसे हनीकॉम्ब होता है ना, उसमें पोर्स आपको दिखते हैं बड़े बड़े, वैसे पोर्स आपको, पोरस पत्थर होते हैं, पोरस स्टोन्स होते हैं। स्टोन कहीं देखे हो, बिल्कुल पोर्स हैं गहरी, उनमें पोरस हैं काफी ज्यादा, वो जियोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, लेकिन पोर्स वाले। स्ट्रक्चर सिमिलर टू हनीकॉम्ब है, ये इस वजह से कहा जाता है ड्यू टू पोर्स ऑन सरफेस। सरफेस पे काफी बड़े पोर्स हैं और इसी वजह से, पोरस होने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एडजॉर्प्शन क्या हो जाती है, मैक्सिमम। इसी वजह से काफी अच्छे एडजॉर्प्शन कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। ठीक है, और लास्ट एक एग्जांपल इसका जहां ये काम करता है कैटलिस्ट का, एक जियोलाइट है जिसका नेम याद करना है, ZSM5। ये इसने लिखा हुआ है कि ये कन्वर्ट करता है ZSM5 अल्कोहल को पेट्रोल में, अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए। पेट्रोल क्या है, गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। हायर वाले जो हमने पेट्रोल पढ़ा था, 7-8 वाले ऑक्टेन जो है, आइसोक्टेन जो है, ये पेट्रोलियम है। अल्कोहल को पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा भी कौन सा जियोलाइट होता है, तो उसका नेम है ZSM5। ठीक है, ये 5 एग्जैक्टली इनकी पोरोसिटी लिखते हैं हम पिकोमीटर्स में, कितने कितने होता है, लेकिन उसमें हम डिटेल नहीं जा रहे, सिर्फ इतना याद रखो ZSM5। इनके पीछे नंबर जो है वो इनके पोर्स का साइज बताता है। ठीक है, हो जाएगा। तो 3-4 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, जियोलाइट है क्या, अल्यूमिनो सिलिकेट है। सिलिकेट का फ्रेमवर्क है, लेकिन सिलिकॉन के कई एटम रिप्लेस हो गए किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ एक अल्कली मेटल हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, दूसरा, शेप सिलेक्टिव क्यों है, क्योंकि इनके पोर की साइज पे डिपेंड करता है कि किस कैटलिस्ट को करेगा कैटलाइज, किसे नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए शेप सिलेक्टिव कहा जाता है। शेप की वजह से इसे हनीकॉम्ब भी कहा जाता है। और एक नाम याद रखना है, ZSM5, जो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, पेट्रोल। हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या हैं, ब्रीफ सा हम पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे से ज्यादा तुम जानते हो इनके बारे में, है ना, पढ़ते हो बायो में तो एंजाइम। फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हमें एनसीईआरटी में दिया वो हम लिख लेते हैं, राइट डाउन। सेकंड कैटलिस्ट है, थर्ड आ गया इनफैक्ट, एंजाइम्स। डिफाइन करो, डेफिनेशन क्या होते हैं एंजाइम्स, बायो कैटलिस्ट। देखो एंजाइम्स क्या हैं, बायो कैटलिस्ट यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस।
बायो कैटलिस्ट हैं यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस, इसे क्या कहते हैं? एंजाइम्स। सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। मैकेनिज्म क्या है? एडजॉर्प्शन थ्योरी के बेस पे वर्क करते हैं ये। दे वर्क ऑन बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी के बेस पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? कोई पढ़ा हुआ आपने लोकेन की हाइपोथेसिस? तो कहता है हर एक एंजाइम के सरफेस पे एक पर्टिकुलर कैविटीज हैं, देयर आर स्पेसिफिक cavities on surface of enzymes that can bind a particular reactant on its surface by adsorption। एडजॉर्प्शन की वजह से बाइंड कर लेता है। स्पेसिफिक लिख दिया तो ज्यादातर स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन कौन सा था? केमिजॉर्प्शन या फिजिकल? तो यहाँ ज्यादातर केमिजॉर्प्शन होगा। और वो कैविटी जो आप बायो में पढ़ते हो वो स्पेसिफिक कैविटीज क्या हैं और ये क्या है? एक्चुअली इनके ऊपर कंपैटिबल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। देयर आर कंपैटिबल फंक्शनल ग्रुप्स ऑन सरफेस एंड रिएक्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सरफेस पे कोई फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है OH, है ना, कोई मॉलिक्यूल है उसके ऊपर सरफेस पे क्या लगा हुआ है? OH। तो रिएक्टेंट जो आ रहा है उसके ऊपर मान लो लगा हुआ है एसिड, तो क्या लगता है एसिड और OH में क्या बनेगा? एस्टर। तो केमिजॉर्प्शन हो जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसे कंपैटिबल फंक्शन ग्रुप हैं जिसे हम सिंपल फॉर्म में कह देते हैं भी कैविटीज हैं, उस कैविटी का साइज उसमें फिट होता है, लोकेन की है, लेकिन एक्चुअली आगे केमिस्ट्री देखें तो कुछ एक ऐसे कंपैटिबल फंक्शन ग्रुप हैं जिनमें रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है और वो केमिजॉर्प्शन करके उसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएंगे, इंटरमीडिएट फाइनली प्रोडक्ट बन के दोबारा निकल जाता है। इस तरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो कंपैटिबल फंक्शन ग्रुप्स रहते हैं, जैसे अल्कोहल के साथ क्या हो सकता है? एसिड। अमाइन के साथ हो सकता है अमाइड बन जाता है जल्दी, एसिड, है ना। तो कुछ ऐसे कंपैटिबल फंक्शन ग्रुप हैं, बहुत सारे हैं। कई बार हो सकता है H बॉन्ड ही बने, हो सकता है ये ना बने, क्या बने? H बॉन्ड। हो सकता है आयनिक इंटरेक्शन हो, जैसे एक तरफ अमोनियम पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव, एक तरफ क्या आ जाए CO नेगेटिव, जैसे आप प्रोटीन्स में लेते हो, है ना। एंजाइम्स आर एग्जैक्टली हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स ही हैं एक तरह के, ना, यही पढ़ते हो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो फिर उनके सरफेस पे जो आपने पढ़ते थे अलग अलग तरह के इंटरेक्शन होते हैं वो सारे बनेंगे। इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से कोई पर्टिकुलर रिएक्टेंट ही उस एंजाइम पे लग सकता है, बाकी नहीं लगता। जब वो लग जाएगा एडजॉर्प्शन हो जाएगी, इंटरमीडिएट बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हम इसे लोकेन की इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्पेसिफिक है। पर्टिकुलर रिएक्टेंट, पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन रिएक्टेंट, पर्टिकुलर सरफेस पे, पर्टिकुलर एंजाइम पे पर्टिकुलर रिएक्टेंट ही आएगा क्योंकि कंपैटिबिलिटी है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? लोकेन। उसे आप बायो में कुछ ऐसे दिखा देते हो भी एक जो साइट एक्टिव है ना, उसका जो साइज है पूरी तरह फिट होना चाहिए, कुछ ऐसे। इस वजह से क्या कह दिया इन्हें? लॉक एंड की। आपको यहाँ केमिस्ट्री में ज्यादा ये ध्यान देना भी, लॉक एंड की का मतलब है स्पेसिफिक नेचर है। स्पेसिफिक नेचर का मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस जो है एंजाइम का, वो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे बाइंड कर सकता है। क्यों बाइंड करता है? ड्यू टू कंपैटिबल फंक्शन ग्रुप। अब मान लो इस पे OH है, बाहर से एसिड आ गया तो बाइंड करेगा, अगर एल्डिहाइड आ गया तो करेगा? तो फिर आपने पढ़ा ही है बायो में कि एक एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटलाइज करता है, सारों को नहीं करता, है ना, जबकि देखने में एक जैसे होते हैं। तो सिमिलर रिएक्शंस के लिए अलग अलग एंजाइम आने से प्रोडक्ट जो है अलग अलग बन जाएंगे। जैसे कुछ एक एग्जांपल दी हुई है, ये वाला स्टार्च, स्टार्च टूटता था माल्टोज में,
माल्टोज जो है ये कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, सुक्रोज ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, है ना। ये तीनों दोबारा से एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं बेटा, और ये हम पढ़ आए हैं कहीं। बताओ कहाँ डायास्टेज था पहले वाले में, एक तो ये एग्जांपल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ये माल्टेज होगा, ये होगा जाइमेज, एक फिर इन्वर्टेज भी पढ़ा था। अगर सुक्रोज हो, सुक्रोज से ग्लूकोज बनता है, तो वहां कौन सा रहता है, इन्वर्टेज। तो 4 तो ये लिखे हैं बेटा, 5 कोई यूरियज लिख रखा है। यूरिया को किसमें कन्वर्ट करेगा, अमोनिया में। वो कौन सा होता है, यूरियज। एक बार मैं देख लूं दोबारा से, यूरिया को अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में लिखा हुआ, अमोनिया एंड कार्बन। यूरिया ये रहता है, इसको अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा कन्वर्ट करता है, यूरिया। फिर से सुक्रोज से ग्लूकोज, सुन लो भी, मैं मैच कर लो, एनसीईआरटी में मैच हो रहे हैं। पहला लिखा हुआ है इन्वर्टेज, लिख लिया हमने। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में लिखा है जाइमेज, लिख लिया। स्टार्च का माल्टोज लिखा है डायास्टेज, लिखा। माल्टोज का ग्लूकोज लिखा है माल्टेज, लिख लिया। यूरिया से अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है यूरियज, लिख लिया ये भी। लास्ट एक पेप्सिन लिखा हुआ है, प्रोटीन से अमाइनो एसिड। पेप्सिन प्रोटीन से क्या है, अमाइनो एसिड। तो ये तो हमें करने पड़ेंगे क्योंकि एक टेबल बना के एनसीईआरटी में दिया, ठीक है। ये 6 हो जाएगा बेटा। और लास्ट है इसके कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है एंजाइम के, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमें दिया हुआ है हाईली एफिशिएंट। इसका मतलब क्या है, हाईली एफिशिएंट। इसमें इसने लिखा है कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल एंजाइम का लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल को कैटलाइज कर सकता है। तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है। कुछ ग्राम एंजाइम कई किलोग्राम रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकते हैं। जैसे हम जो फूड खाते हैं, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही थोड़ा सा एंजाइम लगता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा एंजाइम भी ना हो तो वो फूड जो हम सुबह खाते हैं, दोपहर को फिर भूख लगाई, हो सकता है अगर एंजाइम ना हो 1 महीना चले, वो 1 महीना भी डाइजेस्ट ना हो। तो इनका जो एफिशिएंसी है इतनी ज्यादा है कि थोड़ा सा एंजाइम लगेगा, फूड के साथ हम खाएंगे फूड, 2-3 घंटे में हमारा डाइजेस्ट। एंजाइम ना हो ये नहीं पता 1 महीने में भी डाइजेस्ट ना हो। तो इतने ज्यादा एफिशिएंट, ठीक है। तो हाईली एफिशिएंसी है ये इनका कैरेक्टरिस्टिक। नॉर्मल केमिस्ट्री के कैटलिस्ट से अलग करता है इन्हें। केमिस्ट्री के जो कैटलिस्ट हैं वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं है कि थोड़ी सी क्वांटिटी दो और इतने किलो को आप रिएक्शन करवा लो, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ किसका फीचर है, एंजाइम है, ठीक है। तो इसे कह रहा है वो हाईली एफिशिएंट। सेकंड लिखा है हाईली स्पेसिफिक है। अब हाईली स्पेसिफिक का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक ही रिएक्टेंट को रिएक्ट करता है। जैसे यूरिया लिखा मैंने, यूरिएज ही चाहिए यूरिया को इसमें तोड़ने के लिए, और कोई काम नहीं करेगा। लेकिन केमिस्ट्री की रिएक्शनों में क्या है कि आपने अल्कीन प्लस हाइड्रोजन करना है, निकल मिल गया तो ठीक है, निकल नहीं मिला तो प्लाटिनम ले लो, प्लाटिनम नहीं मिला तो प्लेडियम ले लो। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, ऐसा कोई हाई स्पेसिफिक वाला नेचर नहीं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक नेचर आती है इनकी कि सिमिलर स्ट्रक्चर वाला कोई और अगर एंजाइम हम और कोई प्रोटीन डालते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर वाला, तब भी पता नहीं कि रिएक्शन होएगी या नहीं होगी। यूरिएज ही चलेगा, हल्का फुल्का भी डिफरेंस हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसे कहा जा रहा है कि हाईली स्पेसिफिक। थर्ड,
एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इनके रिएक्ट करने के लिए कितना चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर मेरे पास लिखा हुआ जो वो है 298 से 310। तो बेटा ये एग्जैक्ट वैल्यू ही लिखनी है, हमने कभी क्वेश्चन में आ गया 398 से 310, 298 से 310 क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। 298 हो गया 25 डिग्री और 310 कितना हो गया? हाँ, तो रूम जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, उस पे एंजाइम ऑब्वियसली मैक्सिमम वर्क करता है, बॉडी में ही होएंगी बायोलॉजिकल रिएक्शन। ज्यादा गर्मी होएगी तो भी एंजाइम मे नॉट वर्क वेल, ज्यादा सर्दी है तो भी हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, ज्यादा गर्मी हो जाती है अप्रैल मई में तो भी हमें फूड के लेके ज्यादा प्रॉब्लम आती है डाइजेशन की। रीजन आपके एंजाइम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए भी। अल्कलाइन मीडियम हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, वो एसिडिटी से हमारा डाइजेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो हमारे एंजाइम है पेप्सिन है स्टमक में, वो काम करना ही बंद कर देता है। इसे एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए, अल्कलाइन मीडियम चाहिए, सॉरी हल्का सा एसिडिक चाहिए। ऑप्टिमम पीएच कितना? 5 to 7। अगर ये पीएच आपकी लो चली जाती है 2-3 एसिडिक हो गया, अगर आपका ज्यादा एसिडिक हो गया तो एसिडिटी हो जाएगी जिससे आपके एंजाइम काम नहीं करेंगे, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, है ना। तो आजकल आप देखते हो सभी में है ये प्रॉब्लम। रीजन सारा स्टार्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी से। अगर हमारे एंजाइम चलते रहते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था कि पीएच हो गई एसिडिटी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन यहाँ पे इफेक्ट होता है सारा। जितने भी बॉडी के काम है मेरे ख्याल में आप तो पढ़ते हो बायोलॉजी, सारा ही एंजाइम से चल रहे हैं। चाहे कोई आपके मसल ने काम करना है, मायोसिन है ना, कोई भी है, वो सारा कहाँ से स्टार्ट होगा? एंजाइम से। नेक्स्ट है सर को भी आती है थोड़ी बहुत बायो, ऐसे सोच रहे हो? सही पढ़ा रहा हूं कि नहीं? हमें तो इतना की लिख के दिया भी इसने। नेक्स्ट एक लिखा हुआ है एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम क्या है? एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम, ये बता दो फिर, तुम बताओ क्या लिख होते हैं एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम? मेटलाइंस आर एक्टिवेटर्स, विटामिन्स क्या होते हैं? कोएंजाइम। जैसे प्रमोटर वर्ड यूज करते थे ना बेटा हम, कैटलिस्ट के लिए क्या होते हैं? प्रमोटर्स। केमिस्ट्री का वर्ड आ गया, स्पेशली बायो में क्या बना दिया उसे? एक्टिवेटर। कोई ऐसे मेटलाइंस, खासकर ट्रांजिशन मेटलाइंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उन्हें कहते हैं एक्टिवेटर्स। यही वाला काम अगर विटामिन्स करते हैं, है ना, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए होता है, मेन काम ये करता है। कोएंजाइम है, इसकी एब्सेंस में एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, फिर से बॉडी का जो मैकेनिज्म है सही नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक्टिवेटर्स मेटलाइंस हैं, विटामिन्स क्या हैं? कोएंजाइम। लास्ट एक लिखा हुआ है, इन पे भी इनहिबिटर और पॉइजन का इन्फ्लुएंस होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन, ये भी इफेक्ट हो सकते हैं इनहिबिटर से और पॉइजन से। ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर तो नहीं दे रखा, जनरल लिखा हुआ है भी, जो ड्रग्स हैं बहुत सारे, यूज ऑफ मैनी ड्रग्स, वो इनहिबिटर्स का काम करती हैं। तो ड्रग्स एक्ट एज इनहिबिटर्स। ठीक है, बाकी वो बायो में पढ़ते होंगे कि जैसे लोकेंड की में सिमिलर स्ट्रक्चर वाला कोई और होता है, वो पहले लगे आता था ना, बंद कर लेता है उस साइड को, ऐसा कुछ होता है ना। हमें सिंपल दे दिया इनहिबिटर्स हैं, वो इनहिबिटर्स रहते हैं, इनकी शेप सेम है, लेकिन वो थ्योरी हो जाएगी प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। हमने क्या किया, कोई हमें पता है भी इसके सरफेस पे ये रिएक्टेंट से ज्यादा तो ये अच्छा एडजॉर्ब होता है, हमने वो पहले डाल दिया, तो वो पहले एडजॉर्ब हो गया, तो एंजाइम जो रिएक्टेंट को कैटलाइज करना था उसे कर ही नहीं सकता, उसकी एक्टिव साइट तो बाइंड कर दिया आपने, तो उसे क्या कहते हैं? इनहिबिटर। ठीक है, और वो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगी भी, हमें पता है एसिड के साथ अल्कोहल का बॉन्ड है, लेकिन उसमें भी तो अलग अलग है ना, कोई फास्ट बनाता है कोई स्लो बनाता है, तो हम केमिस्ट्री डाल देते हैं बीच में,
कि बनाना तो एस्टर ही है, लेकिन एस्टर में भी किसी की रिएक्शन फास्ट है, किसी की स्लो है, कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस है, कहीं फेनाइल लगा दिया रिएक्शन स्लो हो गई, तो वो चीजें आ जाती हैं, उससे हम इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लोगे बेटा। लास्ट इसकी कुछ एक एप्लीकेशंस रहेगी, वो एक दिन एनसीईआरटी मंगवाएंगे, उसमें से तुम्हें रीड करवा देंगे। जैसे पेज नंबर 128 पे है ना, एक बार तुम रीड कर लेना। ये जब एनसीईआरटी मंगवाएंगे लास्ट पे एक बार पढ़ लें, हम खत्म कर लें। सिर्फ ये वाला टॉपिक 128 पे ये तुम एक बार रीड कर लो, अभी छोड़ना छोड़ दो, ये मैं क्लास में करवा दूंगा एप्लीकेशन, तो ना इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, लिखने में कोई फायदा नहीं है, सिर्फ यहीं से पढ़ा दूंगा आपको क्या क्या है। ठीक है, तो आगे कोलाइडल सोल्यूशन हम कल स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक पढ़ के आओ। ये ले लो बेटा आयुष। कल असाइनमेंट के डाउट्स होंगे बेटा, जो सरफेस केमिस्ट्री का मिला है मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है। मैं कर रहा हूँ अभी। मैम एक तो सरफेस केमिस्ट्री का पीडीएफ दे दो मुझे।